बूढ़े आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा दुबला पतला छोटा घोड़ा शायद मशहूर थॉरब्रेड हो सकता है, लेकिन मौके पर मौजूद कोई और नहीं बता सकता था। इसलिए बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर एक गिनी बोली लगाई, लेकिन अचानक उसके कट्टर दुश्मन को भी वह घोड़ा पसंद आ गया। उनकी नजरें मिली, दुश्मनी भरी, और फिर उन्होंने बोली लगाने की होड़ शुरू कर दी। उसके दोस्त ने जल्दी से बूढ़े आदमी को हार मान लेने की सलाह दी, लेकिन उसने दांत पीसते हुए बहुत ज्यादा कीमत बताई। दुश्मन तुरंत शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस घोड़े की बाजार में कीमत सिर्फ $10 थी। बूढ़े आदमी को जो हुआ था, एहसास होने पर वह पछतावे से भर गया। उसकी पत्नी ने उसे साफ साफ कहा था कि एक मजबूत घोड़ा खरीदो जो बंजर जमीन पर चल सके, लेकिन अब एक पल के लिए जोश में आकर उसने एक लाड प्यार से पाला हुआ थॉरब्रेड खरीद लिया था। घर पहुंचकर वह यह कैसे समझाता? उसे क्या पता था कि इस घोड़े की किस्मत का खेल अभी शुरू ही हुआ था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति ने न सिर्फ एक ऐसा घोड़ा खरीदा था जो जमीन पर चल नहीं सकता था, बल्कि उसने परिवार की सारी सेविंग्स भी खर्च कर दी थी। वह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने पैसे मांगे। हैरानी की बात है कि उनके बेटे बर्ट ने भी घोड़े के अजीब नेचर को नोटिस किया और तुरंत उसे ट्रेनिंग के लिए रखने की रिक्वेस्ट की। माँ और बेटे के बीच की जिद देखकर माँ बिना मन के मान गई, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि घोड़े को सिर्फ 1 महीने तक ट्रेन किया जा सके। अगर वह तब तक अपने आप खड़ा नहीं हो सका तो उन्हें उसे बेचना होगा, क्योंकि परिवार को गुजारे के लिए पैसे की जरूरत थी। अगले दिन बर्ट अपनी ट्रेनिंग के सफर पर निकल पड़ा। उसने देखा कि पोनी बहुत जिद्दी था, उसे पास आने का कोई मौका नहीं दे रहा था। इसीलिए बर्ट ने चालाकी से उसकी पीठ फेर ली और खाने को एक पुल की तरह इस्तेमाल करके धीरे धीरे पास आया। बिना किसी सीधी टक्कर के टेंशन के आखिरकार पोनी ने अपनी हिफाजत कम कर दी और खाना शुरू कर दिया। बर्ट ने इस मौके का फायदा उठाते हुए धीरे से उसकी गर्दन सहलाई और उसका नाम जॉय रखा। फिर वे असली ट्रेनिंग शुरू करने के लिए पहाड़ी पर गए। बर्ट ने उसे वहीं रुकने को कहा। अचानक पोनी बहुत चालाक निकला, सिर्फ 2 कोशिशों में ही कमांड सीख गया। फिर बर्ट ने दूर से सीटी बजाई, उसे बुलाने की कोशिश की। पहले तो जॉय समझ नहीं पाया, इसलिए बर्ट को पास आकर आराम से सीटी का मतलब समझाना पड़ा। फिर वापस दौड़कर दोबारा सीटी बजानी पड़ी। इस बार जॉय सच में समझ गया। वह खुशी खुशी बर्ट की तरफ दौड़ा, लेकिन खुशी के दिन हमेशा कम समय के लिए होते हैं। पता चला कि पिछली बार उसके पिता से बहस करने वाला दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका जमींदार था। नाराजगी पालते हुए जमींदार किराया लेने जल्दी आ गया, लेकिन जॉय को अभी अभी खरीदने के बाद उनके पास पैसे नहीं बचे थे। फिर भी पिता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने जमींदार से वादा किया कि वह जॉय के साथ बंजर जमीन पर खेती करेंगे और सारी फसल किराया होगी। जमीन का मालिक बिना मन के मान गया, लेकिन उसने एक अड़ी शर्त रखी, उन्हें अक्टूबर तक फसल बोनी होगी, नहीं तो वह जमीन और घोड़ा वापस ले लेगा। बेइज्जत होकर पिता गुस्से में अस्तबल में गया, उसे 2 टुकड़ों में गोली मारने के लिए तैयार। बर्ट्रैंड उसे रोक नहीं सका और चौंक गया। पिता ने खुद को संभालते हुए धीरे से अपनी बंदूक नीचे कर ली। अगली सुबह जॉय ने अभी भी पिंजरा पहनने से मना कर दिया, इसलिए बर्ट्रैंड ने पिंजरा अपने सिर पर रखा और धीरे से उसके पास गया, ये दिखाते हुए कि वह इस तरह सेफ है। हैरानी की बात है, इस बार जॉय बर्ट्रैंड का मतलब समझ गया और सच में जो ने बात मानते हुए पिंजरा पहन लिया। इसके बाद वे कंकड़ पत्थरों से भरी एक बंजर जमीन पर पहुंचे, लेकिन बर्ट ने कितनी भी मिन्नतें की, जो बिना हिले डुले खड़ा रहा। शायद उसे यह भी नहीं पता था कि जमीन से उठने का क्या मतलब होता है। इस समय जमींदार ने शोर शराबा सुनकर तमाशा देखने के लिए दौड़ा और उसकी काबिलियत को ज्यादा आंकने के लिए उसका मजाक उड़ाया। बर्ट को गुस्सा आया, उसने अपना कोड़ा उठाया और उसे मार दिया। दर्द से कराहते हुए जो तुरंत भाग गया, बर्ट को दर्जनों मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और फिर रुक गया। इससे जमींदार खुश हो गया और जोर जोर से अपना मजाक उड़ाता रहा। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी देखने के लिए इकट्ठा हुए, माँ बहुत शर्मिंदा होकर इस अफरा तफरी से बचने के लिए अपने कमरे में बुनाई करते हुए छिप गई। लेकिन बाहर बर्ट अभी भी हार नहीं मान रहा था। कई घंटों की इस मुश्किल के बाद जो ने आखिरकार जमीन से उठना सीख लिया, लेकिन बंजर जमीन पत्थर जितनी सख्त थी, जमीन से उठना लगभग नामुमकिन था। पूरी मेहनत बेकार थी। जल्द ही अचानक हुई बारिश ने भीड़ को तितर बितर कर दिया, लेकिन इससे बर्ट को नई उम्मीद भी मिली, क्योंकि बारिश से भीगी जमीन नरम होने लगी थी। बर्ट ने तुरंत जॉय की हिम्मत बढ़ाई। आखिरकार जॉय ने बंजर जमीन पर खेती करके टेड के परिवार को फिर से जिंदगी की उम्मीद दी। उसके पिता की सावधानी से देखभाल करने पर खेत में मूली जल्दी उगाई, लेकिन किस्मत ने उनके साथ बुरा मजाक किया। जैसे ही फसल आने वाली थी, तेज बारिश ने खेत की सारी मूली खत्म कर दी। खेत बचाने के लिए उसके पिता के पास जॉय को एक ऑफिसर को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब तक बर्ट आया, डील हो चुकी थी। बर्ट सिर्फ जॉय के साथ आर्मी में शामिल होने के लिए कह सकता था, लेकिन क्योंकि वह कम उम्र का था, ऑफिसर ने उसे मना कर दिया। बर्ट को भरोसा दिलाने के लिए ऑफिसर ने अपनी हैट उतारी और उससे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसका उतना ही ध्यान रखूंगा जितना तुमने रखा है। मैं उसकी और उसकी सारी देखभाल की इज्जत करूंगा। हालांकि बर्ट बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन वह सिर्फ समझौता कर सकता था। जाने से पहले उसने अपने पिता का भर्ती का झंडा जॉय को बांधा और जॉय से वादा किया कि वह चाहे कहीं भी जाए, जॉय को घर ले आएगा। इस तरह जॉय एक वॉर हॉर्स बन गया और कैवलरी के साथ फ्रंट लाइन तक गया। प्री बैटल चार्ज ट्रेनिंग में जॉय और ब्लैक गोल्ड नाम के एक वॉर हॉर्स ने रेस लगाई, जिसमें जॉय ने लीड ली और बाकी सभी वॉर हॉर्स को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार जॉय ने अपनी बेहतर स्पीड से ब्लैक गोल्ड को हरा दिया और पहला स्थान हासिल किया। अगले दिन कैवलरी ने जर्मन 11वें डिवीजन पर हमला करने और उनके डिफेंस को खत्म करने की तैयारी की। सब कुछ तैयार होने के बाद कैवलरी ने अपनी सेबर निकाली और घास से निकलकर जर्मन कैंप की ओर बढ़ गए। जर्मन सैनिक जो अभी जागे ही थे और अभी नहा भी रहे थे, उन पर टूट पड़े। घुड़सवार सेना के लोहे के खुरों के नीचे अनगिनत जर्मन सैनिक मारे गए। जैसे ही ब्रिटिश अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जंगल में छिपी जर्मन मशीनगनों ने युद्ध के घोड़ों पर बेतहाशा
बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। आखिर में घुड़सवार सेना को भारी नुकसान हुआ। जॉय और ब्लैकी बच गए। फिर जर्मन ऑफिसर ने सभी घोड़ों को गोली मारने का ऑर्डर दिया। एक जवान जर्मन सैनिक जो दया से भर गया था, ऑफिसर से घायलों को ले जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन ब्लैकी ने खिलौना अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। ये देखकर जॉय दौड़कर गया और खिलौने के अंदर अपना सिर डाल दिया। जॉय की तरह ब्लैकी ने भी विरोध करना बंद कर दिया और खिलौना ले लिया। इस तरह दोनों घोड़े गोली लगने से बच गए। घायलों को पीछे ले जाने के बाद यूनिट को फ्रंट लाइन पर मदद के लिए सैनिकों का एक और बैच चुनना था। बदकिस्मती से 14 साल के भाई को चुना गया। बड़े भाई ने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि वह उसके भाई को वहीं रहने दे और उसकी जगह फ्रंट लाइन पर भेज दे, लेकिन ऑफिसर ने मना कर दिया। अपने भाई को मरते हुए देखने को तैयार नहीं था, इसलिए बड़ा भाई ब्लैकी पर सवार हुआ, जॉय का हाथ पकड़ा और जब सेना आ रही थी तो उसने अपने भाई को पकड़कर घोड़े पर खींच लिया और उसके साथ भाग गया। वे जंगल पार करके एक विंडमिल में छिप गए, लेकिन जर्मन पीछा करने वाली टीम ने उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया। दोनों भाई आखिरकार बच नहीं पाए। 2 गोलियों से 2 जवान जाने चली गई। जॉय और ब्लैक गोल्ड विंडमिल में ही रह गए। अगले दिन एक छोटी लड़की ने उन्हें ढूंढा और दोनों जंगी घोड़ों को घर ले गई। वह हर दिन उनका बहुत ध्यान रखती थी और जॉय को मुश्किलों पर से कूदना भी सिखाती थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक दिन जर्मन सैनिकों का एक ग्रुप गांव में घुस आया, सारा खाना चुरा लिया और जॉय और ब्लैक गोल्ड को ले गया। लड़की ने ऑफिसर से घोड़ों को पीछे छोड़ने की गुजारिश की, लेकिन ऑफिसर ने उससे कहा, सबसे सब कुछ क्यों छीनना, उनका क्या होगा, वे मरने तक तोपें चलाते रहेंगे। इसलिए जॉय और ब्लैक गोल्ड वापस लड़ाई के मैदान में चले गए। इस बार जर्मनों ने उनका इस्तेमाल बड़ी तोपें खींचने के लिए किया। घोड़ों की रखवाली करने वाले पुराने जर्मन सैनिक को ब्लैक गोल्ड पसंद आ गया और उसने उसे एक नया नाम दिया, प्रिंस। लेकिन जंग बेरहम होती है। बड़ी बड़ी तोपें खींचने वाले ये जंगी घोड़े एक पल भी आराम नहीं कर पाते थे और उनके पास खाना भी नहीं होता था। एक बार जब वे थक कर गिर जाते तो जर्मन बेरहमी से बोल्ट खींचकर तोप में सामान भर देते। फिर पुराने सैनिक को उनकी जगह दूसरा घोड़ा लाने का ऑर्डर देते। सैनिक ने जॉय को ऊपर खींच लिया, लेकिन ऑफिसर ने खास तौर पर ब्लैक गोल्ड के लिए कहा। पुराने सैनिक को ऑफिसर को समझाना पड़ा कि ब्लैक गोल्ड के पैर में चोट लगी है और वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन ऑफिसर ने जोर दिया कि ब्लैक गोल्ड तोप खींचे। तभी जो बहुत होशियार आदमी था आजाद हो गया और ऑफिसर को अपनी फुर्ती दिखाई। आखिरकार जो ने ब्लैक गोल्ड की जगह ले ली और बड़ी तोप को पहाड़ की छोटी पर खींच लिया। फिर सैनिकों ने 100 पाउंड के गोले उठाए, उन्हें गन बैरल में लोड किया, जल्दी से फायरिंग एंगल ठीक किया और सामने खड़ी ब्रिटिश सेना पर बमबारी शुरू कर दी। बर्ट जो पहले ही भर्ती हो चुका था दूसरी तरफ था। वजह को घर लाने का अपना वादा कभी नहीं भूला था, चाहे वे कहीं भी हो। बमबारी के बाद बर्ट मैन फोर्स में शामिल हो गया। गोलियों की बौछार के बीच जर्मनों की ओर बढ़ा। उसके आसपास लगातार साथी गिर रहे थे। युद्ध एक मीट ग्राइंडर की तरह था जो बेरहमी से सैनिकों की जान ले रहा था। जर्मन खाइयों तक पहुंचकर बर्ट ने एक ग्रेनेड का इस्तेमाल करके जर्मन मशीन गन की जगह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और फिर दुश्मन की खाइयों में घुस गया, लेकिन वे पहले से ही खाली थी। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक एक सैनिक ने जर्मन जहरीली गैस का बम फोड़ दिया। बर्ट तुरंत गैस में ढक गया और कुछ समय के लिए अंधा हो गया। उसे ठीक होने के लिए पीछे के कैंप में वापस भेज दिया गया। इस बीच ब्लैक गोल्ड, जिसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी, गिर पड़ा। अनुभवी सैनिक ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उम्मीद थी कि वह फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन ब्लैक गोल्ड ने आखिरकार सांस लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जो ने अपना सिर नीचे किया और एक दर्दनाक दहाड़ मारी। ऐसा लगा जैसे वह ब्लैक गोल्ड को अलविदा कह रहा हो। तभी अंग्रेजों ने फिर से हमला किया। जर्मन सैनिक तेजी से पीछे हट गए और अनुभवी सैनिक को 2 सैनिक ले गए, जिससे जो ब्लैक गोल्ड के पास अकेला रह गया। अचानक एक टैंक आया जिसने जो को एक कोने में धकेल दिया। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने पर जो टैंक के ऊपर से कूद गया और तेजी से भागने लगा। वह धुएं से भरी खाइयों में कूद गया, गोलियों के बीच लड़ाई के मैदान में घूमा और आखिर में कांटेदार तार से फिसलकर लड़ाई वाले इलाके में गिर गया। जो ने बहुत कोशिश की, लेकिन कांटेदार तार और कसकर थक कर वह लड़ाई के मैदान के बीच में बिना हिले डुले पड़ा रहा। अगले दिन एक ब्रिटिश सैनिक ने उसे ढूंढ लिया और जर्मन सैनिकों ने भी उसे देख लिया। सबको यकीन नहीं हो रहा था। तोपों की गोलियों से भरे लड़ाई के मैदान में जो चमत्कारिक रूप से बच गया था। एक ब्रिटिश सैनिक ने उसे बचाने के लिए सफेद झंडा उठाया, लेकिन जो नुकीले कांटेदार तार में फंस गया था। सैनिक वहीं बेबस जड़वत खड़ा रहा। तभी एक जर्मन सैनिक उसके पीछे तार काटने वाली रस्सी पकड़े हुए दिखाई दिया। दोनों पक्षों के बीच जो एक जबरदस्त लड़ाई होनी चाहिए थी, उसे एक वॉर मशीन ने कुछ समय के लिए सुलझा दिया। उन्होंने ध्यान से इस बात पर बात की कि जो को और चोट पहुंचाए बिना तार कैसे काटा जाए। काटते समय वे रोजमर्रा की बातों पर बातें कर रहे थे। शायद बिना लड़ाई के वे असल जिंदगी में अच्छे दोस्त होते। जल्द ही जो फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि वे दोनों क्रेडिट के हकदार थे, तो जो को क्रेडिट किसको दिया जाए। आखिर में उन्होंने सिक्का उछालकर जो की ऑनरशिप तय की। ब्रिटिश सैनिक जो को ले गया और दोनों पक्षों ने हाथ मिलाकर सुलह कर ली। उस रात सैनिक जो को मेडिकल स्टेशन ले गया, जहां जियाओ शुआई का भी इलाज चल रहा था। हालांकि जहरीली गैस से उसकी आंखें खराब हो गई थी, जिससे उसकी नजर चली गई थी। मेडिक ने जो की चोटों की जांच की और तय किया कि उसे बचाया नहीं जा सकता। फिर मेडिक ने सैनिकों को जो को गोली मारने का आदेश दिया। तभी दूर से एक जानी पहचानी सीटी बजी, लेकिन मेडिक को लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। जियाओ शुआई यह साबित नहीं कर सका कि घोड़ा उसका है। पूछताछ का सामना करने पर जियाओ शुआई ने जवाब दिया कि घोड़ा उसका है। उसने खुद उसे इंग्लैंड के एक फार्म में पाला है। उसका फर सफेद है और उसके सिर पर लंबे बालों का निशान है। सैनिकों ने गंदगी साफ करने के बाद वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा जियाओ शुआई ने बताया था। वह सोने का वॉर हॉर्स था। वह धुएं से भरे युद्ध के मैदान को पार करके आखिरकार जियाओ शुआई के पास लौट आया। कई
महीनों बाद युद्ध खत्म हो गया और जो की सेहत नॉर्मल हो गई, लेकिन जियाओ शुआई उसे अभी भी घर नहीं ले जा सका क्योंकि नियमों के मुताबिक युद्ध के बाद युद्ध के घोड़ों की नीलामी करनी पड़ती थी। सैनिकों ने जियाओ शुआई के लिए 50 पाउंड जमा किया ताकि वह जो को वापस खरीद सके। एक बूढ़े आदमी ने तो कियाओ यी को ले जाने के लिए 100 पाउंड देने की पेशकश की। वह इस घोड़े के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था क्योंकि उसकी पोती जियाओ मेई एक बार इस पर सवार हुई थी, लेकिन युद्ध ने बूढ़े आदमी से उसकी पोती सहित सब कुछ छीन लिया। बूढ़े आदमी के कियाओ यी के साथ जाने के बाद कियाओ यी अचानक लगाम पकड़े हुए जियाओ शुआई के पास वापस भागा। बूढ़ा आदमी वहीं हैरान खड़ा रहा। आखिर में उसने बैनर जियाओ शुआई को दिया। कुछ दिनों बाद जियाओ शुआई और कियाओ यी अपने होम टाउन लौट आए। डूबते सूरज की रोशनी उन पर चमक रही थी। परिवार के चारों सदस्य फिर से मिल गए।